नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल के बाद जो काल स्टार्ट होता है वो होता है महाजनपद काल। उस समय क्या था कि जन जो थे, जिसे हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा कि जन था, सबसे बड़ी इकाई जन थी। जन के बाद उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे, महाजनपद, सॉरी जनपद। और जनपद के बाद क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल के बाद जनपदों ने मिलकर महाजनपद का रूप ले लिया। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से क्या हो जाता है, एक नया काल स्टार्ट हो जाता है, जनपद काल। तो इस समय क्या था कि 16 महाजनपदों का प्रादुर्भाव हुआ। छोटे छोटे जन भी थे, लेकिन 16 महाजनपद भी इस समय अस्तित्व में आ चुके थे। और इसी के साथ ही काफी सारे परिवर्तन उस समय हमें भारतीय इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। महाजनपद काल, इसमें क्या थे, इस 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों को उदय हुआ। और 16 महाजनपदों की जानकारी जो हमें मिलती है वो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य का जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इस ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जैन का ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के उदय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, उस समय क्या था, उस समय 16 महाजनपदों के टाइम पर महाजनपद काल को बौद्ध काल भी कहा जाता है। ये छठी शताब्दी से पूर्व में धार्मिक क्रांतियां भी हो रही थी, बौद्ध और जैन धर्म भी अस्तित्व में आ चुके थे। तो महाजनपद काल और बौद्ध जो धार्मिक क्रांतियां वो साथ साथ चल रही थी। तो उस समय क्या है, जो जन है, पहले क्या था, जन था। तो जन का जो स्वरूप है उसमें काफी रूपांतरण आ चुका था। यानी क्या हुआ था कि जन प्लस जनों ने मिलकर क्या बनाया, जनपद बनाया। और जनपदों ने मिलकर क्या बनाया, जनपदों ने आपस में मिलकर महाजनपद बनाया। जनपद यानी कि ये एक दो ये छोटे छोटे जन हैं, कबीले, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, एक जन बना लिया, जनपद बना लिया। और ऐसे कई छोटे कई जनपदों ने मिलकर क्या बना लिया, एक महाजनपद बना लिया। ये महाजनपद हो गए। तो इस तरीके से उस टाइम पर 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ। ये जनपद है, ये क्या है, ये जन है, ये जनपद। इस तरीके से जनों ने मिलकर जनपद बनाया और जनपदों ने मिलकर महाजनपद बनाया। और ये जो जनपद है, महाजनपद है, 16 महाजनपद उस टाइम के, उनकी दोनों ग्रंथों से उस बात की पुष्टि होती है। इन दोनों बौद्ध और जैन साहित्य में इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें प्रथम बार जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, जो अधिकांश जो जनपद थे, इनके विकास का जो स्वरूप है वो 3 तरीके से हमें देखने को मिलता है। विकास का जो स्वरूप है वो 3 तरीके से देखने को मिलता है। किस तरीके से ये अस्तित्व में आए, देखो, विकास का स्वरूप क्या है, इसके विकास का, महाजनपदों के विकास का स्वरूप 3 रूप में दिखाई देता है। देखो, पहला रूप देखो किस तरीके से ये महाजनपदों का अस्तित्व हो। देखो, कुछ जनों या कबीलों ने, कुछ जनों या कबीलों ने अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त। यानी कहने का मतलब यह है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरा जन
नहीं मिला था, वो अकेले ही क्या बन गए, एक्सटेंड हो गए, और अकेले ही उनका कबीला जो था, उनका जन जो था वो बड़ा हो गया और उन्होंने क्या बना लिया, जनपद बना लिया, जनपद का स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से पहला जो चरण, पहला जो रूप है वो इस तरीके का था। इसमें ऐसे इस प्रकार के जो जनपद थे वो थे मत्स्य जनपद, चेदी जनपद और काशी जनपद। अगर उदाहरण की बात की जाए इस पहले चरण, पहले स्वरूप की, तो इसमें आएगा मत्स्य, तो मत्स्य एक जन था, काशी आ गया, काशी जनपद आ गया, महाजनपद मत्स्य काशी, और बात की जाए इसके अलावा चेदी जनपद, इसके अलावा और भी थे, चेदी आदि। इस तरीके के जनपद थे जिन्होंने अकेले ही अपने बलबूते के दम पर महाजनपद का खिताब हासिल किया था। दूसरे देखो, तो दूसरा स्वरूप है कुछ जनों ने पहले संयोग हुआ, कुछ जनों में पहले संयोग हुआ, यानी मिलन हुआ, पहले संयोग हुआ और उसके पश्चात उसका जनपद के रूप में विकास हुआ। पहले संयोग हुआ और उसके पश्चात उसका जनपद के रूप में विकास हुआ। कुछ जनों ने आपस में मिल लिया और मिलकर क्या बन गए, जनपद बन गए, महाजनपद बन गए, जनपद से महाजनपद हो गए। तो इस तरीके के जो जनपद थे वो थे पांचाल जनपद। इस तरीके के जो जनपद थे, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण की बात की जाए तो इसमें आएगा पांचाल। पांचाल में जो थे 5 जनों ने मिलकर क्या बनाया था, एक जनपद बनाया। 5 जनों ने आपस में मिलकर क्या बनाया था, एक जनपद, 5 जनों का सहयोग था इसमें। तो तीसरे टाइप के जो जनपद थे, तीसरे टाइप के जो जनपद थे वो जनपद ये थे कि अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों के द्वारा विजित होने के बाद उसमें मिला लिए गए। अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों द्वारा विजित होने के बाद उसमें मिला लिए गए। यानी कि क्या किया कि कुछ जनों ने, जन है छोटे छोटे, इसके द्वारा शक्तिशाली जन ने इसको जीत लिया और उसको अपने में समाहित कर लिया। इस तरीके से उस जनपद का स्वरूप जो था एक्सटेंड हो गया। यानी कोई जन है, मान लो ये जन है, ये 3-4 जन और जन है, ये शक्तिशाली है, इसने इसको जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया, इसको जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो इससे क्या हो गया, ये जनपद का स्वरूप धारण कर लिया इसने। तो ये तीसरे प्रकार का स्वरूप था जिसके तहत जनपद का विकास हुआ। तो पहला ये था जिन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से खुद के बलबूते जनपद का खिताब हासिल किया। दूसरे वो थे जिन्होंने कुछ जनों ने आपस में मिलकर संयोग द्वारा जनपद का खिताब हासिल किया, जनपद का स्वरूप हासिल किया। और तीसरा ये था कि शक्तिशाली जन द्वारा अपने से जो निर्बल जन थे उनको जीतकर, उनको जब जो निर्बल जन थे उनको जीतकर जनपद का स्वरूप प्राप्त की। तो ये 3 प्रकार के जनपद के स्वरूप है जो कि हमें देखने को मिलते हैं उस टाइम पर। ठीक है, आगे याद रखना कि उस टाइम के जनपद थे वो कौन से साहित्य मिलते हैं, इन दोनों, जैन और बौद्ध। अब इन जनपदों से क्या हुआ कि जनपदों को महाजनपदों का रूप धारण करने में सबसे बड़ा जो सहयोग था वो ये था कि 700 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ, लोहे का अत्यधिक उपयोग
होने लगा, अत्यधिक उपयोग होने लगा, लोहे का अत्यधिक उपयोग होने लगा। और क्या हुआ कि लोहे से के द्वारा बनाए जाने वाले उपकरणों के द्वारा कृषि और अन्य उत्पादनों में क्या हुआ, वृद्धि हुई। कृषि में और अन्य उत्पादनों में क्या हुआ, अन्य उत्पादन के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, अधिशेष होगा। कृषि ज्यादा होगी तो क्या होगा, अधिशेष होगा। और जब अधिशेष होता है तो क्या होता है, व्यापार होता है उसका। अधिशेष होगा तो जिस जगह पर अधिशेष है यानी कि आवश्यकता से ज्यादा वस्तु का प्रोडक्शन किया कर लिया गया है, तो उस वस्तु को उस जगह पर भेज दिया जाता है, उस जगह पर उसका क्या कर दिया जाए, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, व्यापार कर दिया जाता है जहां पर उसकी डिमांड होती है, जहां पर उस चीज की कमी होती है। तो अधिशेष से क्या हुआ, व्यापार का जन्म हुआ। इस समय क्या हुआ, व्यापारिक गतिविधियों का जन्म हो चुका। और व्यापारिक गतिविधियों का जन्म होगा तो क्या होगा, व्यापार होगा। तो व्यापार से जरिए क्या होगा, नगरों का निर्माण होगा। क्या होगा, नगरों का निर्माण होगा। क्या होगा, नगरों का निर्माण होगा, नए नगरों का निर्माण हुआ। जो गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना नदियां हैं, नदियों के पास नए नगरों का प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ, उदय हुआ नगरों का। जैसे हस्तिनापुर है, काशी है, कौशाम्बी है, इंद्रप्रस्थ है, इन सब का उदय इस वजह से हुआ, नदियों किनारे हुआ। और जो गंगा नदी है, कौन सी नदी, गंगा नदी। ये गंगा नदी क्या है कि ये क्या है, ये व्यापारिक मार्ग भी प्रोवाइड करवाती थी। व्यापारिक मार्ग भी थी, ये व्यापारिक मार्ग प्रोवाइड करवाती थी। इससे क्या है, सीधा समुद्र के रास्ते निकला जा सकता था, सीधा समुद्र तक पहुंचा जा सकता था, समुद्र तक पहुंचा जा सकता था। क्या था कि ये जो है गंगा नदी, इधर देखो, इस समय का इंडिया मान लो, यहां से बहते हुए ये यूं बिहार से होते हुए इस तरीके से, यह समुद्र है, बंगाली खाड़ी, तो ये बिहार वाला क्षेत्र है, ये बंगाल वाला क्षेत्र है। तो क्या है कि ये व्यापार का एक उत्तम मार्ग थी। तो इससे क्या है कि नावों द्वारा आसानी से व्यापार किया जा सकता था और समुद्र तक अपना क्या है, माल पहुंचाया जा सकता था। और क्या है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी ये क्या है, बिहार के लोहा क्षेत्र है, जहां पर लोहे की क्या है, खदानें हैं, लोहे की खाने, लोहे के सोर्स थे बिहार के मगध क्षेत्र में, उससे होकर गुजरती थी। तो जहां पर यह नदी मगध के एरिया से गुजरती थी, जहां पर लोहे का क्या था, काफी ज्यादा स्टॉक था, वहां पर खदानें थी, तो वो उसके जरिए क्या है कि आसानी से लोहा क्या है, उसको निकाला जा सकता था, उसका आवागमन यातायात के जरिए पहुंचाया जा सकता था, उसका व्यापार किया जा सकता था। तो एक चीज ये भी। तो इस समय इन कारकों ने क्या किया, इन कारकों ने महाजनपदों के उदय में काफी ज्यादा योगदान प्रोवाइड करवाया। और जब क्या होगा, नगरों का निर्माण होगा, व्यापारिक गतिविधियां होगी, तो क्या होगा, इसके साथ ही समय सिक्कों का प्रचलन होगा, सिक्कों का प्रचलन होगा।
और वो भी थे आहत सिक्के, चांदी के आहत सिक्के, पंचमार कॉइन्स। इस समय सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो एक नगरीय जीवन के लिए ये चीजें होना आवश्यक है। सिक्के भी होना जरूरी है, व्यापार वाणिज्य, नगरों का गतिविधि, बाजार हो, बाजार की मंडियां स्थापित हो गई है। उसके साथ ही नए नए शिल्प उद्योगों को भी क्या हुआ, विकास हुआ। पहले की तुलना में अब नए नए शिल्प उद्योगों में क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो इन सब कारकों के जरिए क्या हुआ कि 16 महाजनपदों के उदय में काफी ज्यादा योगदान मिला। ठीक है, तो ये कारक थे 16 महाजनपदों के योगदान में। अब देखो जो 16 महाजनपद है वो कौन कौन से थे। सोलह महाजनपदों के बारे में देखो। उस समय जैन और बौद्ध साहित्य में उसमें काफी सारे नगरों का उल्लेख है, ये और देख लेना, क्योंकि उस समय नगरों का विकास हो चुका था। 16 महाजनपद है, महाजनपदों में वो नगर थे। कितने जनपद थे, 16। 16 में देखो 14 जनपद जो थे वो राजतंत्रात्मक थे। क्या थे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर। और दो जनपद में क्या थे, गणतंत्रात्मक। अब दो गण कौन थे, ये थे दो, एक था वज्जी और दूसरा था मल्ल। याद, वज्जी और मल्ल। अब देखो एक जनपद देखो, पहला जनपद देखो, यहां पर लिख रहा हूं जनपद और उसकी राजधानी। देखो पहला जनपद है काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी, सब जानते काशी। दूसरा है कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती किस नाम जानते, अयोध्या के नाम से। तीसरा जनपद है काशी के बाद अंग, अंग की राजधानी चंपा। चौथा देखो, चौथा है मगध, मगध की राजधानी पहले थी ग्रीव्रज, ग्रीव्रज, बाद में क्या बनी, राजगृह। पांचवा देखो, पांचवा है वज्जी, वज्जी की राजधानी है विदेह मिथिला, विदेह मिथिला, जहां की सीता माता राजा जनक। विदेह एवं मिथिला यानी एवं। पांचवा है वज्जी के बाद मल्ल, मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा। सातवां जनपद है चेरी, चेरी की राजधानी है सुक्तिमती, सुक्ति या सुक्तिमती, सुक्ति या सुक्तिमती। आठवां महाजनपद है वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। नवा महाजनपद है कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। 10वां जनपद की बात की जाए, पांचाल। देखो पांचाल की दो राजधानियां थी, उत्तरीय पांचाल की और दक्षिणी पांचाल की। इसकी दो थी, एक थी उत्तरी पांचाल की, उत्तरी क्षेत्र की, और एक थी दक्षिणी क्षेत्र की, दक्षिणी पांचाल की।
इसकी थी आई छत्र, उत्तर की आई छत्र, दक्षिण की थी कामपिल्य। दक्षिण की कामपिल्य। 11वां जो महाजनपद था वो था मत्स्य महाजनपद, मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर या बेराट, क्या कहते हैं इसको, विराटनगर। इसे आज विराटनगर के नाम जानते हैं। 12वां है सूरसेन, सूरसेन की थी मथुरा। 13वां है अश्मक, इसकी है पोटली, पोटन, पोटन, पाटन भी कहते हैं, पोटन भी कहते हैं, या पोटली भी कहते हैं, या पोटली भी कहते हैं। 14वां महाजनपद है अवंती। अवंती की दो राजधानियां थी, अवंती की दो राजधानी थी, इसकी उत्तरी अवंती की और दक्षिणी की। देखो, उत्तरी की थी उज्जैनी, उज्जैनी, और दक्षिणी की थी माहिष्मती, 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 महिष्मती, माहिष्मती कहते हैं, महिष्मती कहते हैं। और 15वां महाजनपद था, अवंती हो गया, यह हो गया, गांधार और कम्बोज, दो की जो कि पाकिस्तान वाले इलाके में, गांधार, और 16वां है कम्बोज। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला, और कम्बोज की थी हाटक, हाटक या लाजपुर, हाटक एक नाम और मिलता है, अथवा लाजपुर, ये आपको याद रखना। ये 16 महाजनपद थे उस टाइम के, जिनकी ये राजधानियां हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपद है वो है मगध। हमें पढ़ना है स्पेशल मगध के बारे में। देखो, ये जो अस्मक जनपद है ये गोदावरी नदी के किनारे, यानी सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण का जो जनपद है, सबसे दक्षिण में जो जनपद था वो था अस्मक, गोदावरी नदी के किनारे था। और ये जो गांधार और कम्बोज है ये कहाँ थे, ये थे पाकिस्तान वाले इलाके में। ये देखो मैप के जरिए बता रहा हूं। देखो यहां पे थे, यहां पे था गांधार, और इस वाले इलाके में था कम्बोज, यहाँ पे था कम्बोज। यहाँ पे ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ गोदावरी नदी किनारे था अशमक, यहाँ पे था अंग, उड़ीसा में अंग, ये राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पे था विराट मत्स्य जनपद, यहाँ पे था मगध, और बाकी सारे यही थे आसपास वाले। ये मथुरा, यहाँ पांचाल यहाँ पे था, सूरसेन यहाँ पे था, यहाँ पे पांचाल था, सूरसेन था, यहाँ पे चेदी था, यहाँ पे अवंती था भोपाल के निकट। तो इस तरीके से फैले हुए थे। आपको क्या याद रखना है स्पेशल ये कि दो उत्तर में कौन थे, दक्षिण में कौन था, अंग कहा था, मत्स्य कौन सा था, ये क्या नाम है, मगध, स्पेशल मगध को रखना है। और यहाँ पे आपको पता है काशी वाला इलाका है जो बनारस वाला, वहां पे काशी जनपद था। तो ये 16 जनपद थे, इनको आपको नोट करने और याद करने। अब देखो आगे चलते हैं।
इन सब में सारे महाजनपदों में 16 के 16 में से केवल मगध सबसे शक्तिशाली था। और मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था, इसके लिए देखो, इसके कुछ कारण थे। मगध के शक्तिशाली होने के पीछे कुछ कारण थे। इन सब में मगध का उत्कर्ष हो, मगध क्या बना, सबसे शक्तिशाली बना। इसके पीछे के कारणों की बात की जाए तो इसके पीछे कारण देखो, पहला कारण देखो, मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति। अब देखो मगध जो था, ये देखो बांग्लादेश अपना हिस्सा था, और ये पाकिस्तान वाला जो इलाका है ये भी बना था उसका। समझे, ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये गंगा नदी है, ये बहती थी, ये बंगाल है, बिहार और जो क्या नाम है, बिहार और झारखंड वाला जो इलाका था वो मगध में आता था। इसकी भौगोलिक स्थिति देखो क्या था कि ये गंगा नदी के संगम पर स्थित था, जिसके बीच से होकर गंगा नदी गुजरती थी। इसके साथ सोन नदी, गंडक नदी और काफी सारी नदियां थी। तो उससे क्या है कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इसके जो मैदान है कैसा है, वो उपजाऊ है। तो क्या कि कृषि वगैरह जो है यहाँ पर काफी आसानी से की जा सकती थी। और क्या था कि उत्पादन भी यहाँ पर क्या होता, अच्छा होता था। और इसमें क्या था कि इसमें मगध में काफी मात्रा में जंगल थे, और जंगलों से क्या है कि इनको लकड़ियां प्राप्त होती थी ईंधन के तौर पर। और इसके साथ वन संपदा और जो वन में जो चीजें प्राप्त होती थी वो भी काफी मात्रा में इसको इजीली अवेलेबल हो जाती थी। इसके साथ ही वन से क्या है, इसको हाथी प्राप्त होते थे, और हाथियों को जो यूज किया जाता था वो किया जाता था युद्धों के अंदर। तो मगध के पास काफी मात्रा में हाथी थे। जैसे कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, या फिर हम आगे पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने, कि उसने सेल्यूकस को काफी सारे हाथी गिफ्ट में दिए थे जब वो सेल्यूकस को युद्ध में हराता है तब। तो यह मगध की विशेष भौगोलिक स्थिति थी कि ये ऐसी स्थिति में अवेलेबल स्थित था, जिससे क्या है कि इसको काफी ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड हो रही थी। चाहे वो नदी के थ्रू हो, नदी के थ्रू क्या है, वो आसानी से व्यापार कर सकता है, क्योंकि चाणक्य भी ये कहता है कि नदी के थ्रू जो व्यापार होता है वो सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें लूट या फिर लुटेरों का जोखिम बहुत कम होता है। तो बहुत ही इजीली व्यापार हो सकता था। जंगल थे, और जंगल के साथ साथ क्या थी, यहाँ पर लोहे की खदानें भी थी। तो लोहे की खदानें हैं तो क्या होगा, उससे हथियार बनाने में सुविधा होगी। लोहे के जो हथियार बनेंगे काफी मात्रा में, और युद्धों को क्या करेंगे, इजीली जीत जाएंगे। तो एक प्रमुख कारण ये था कि इसकी ये स्थिति। दूसरा है मगध की आर्थिक साधनों की बहुलता। मगध की आर्थिक साधनों की बहुलता, जैसे कि हमने बात की कि स्थिति ऐसी थी, इस जगह पर अवेलेबल था, तो क्या है कि इससे क्या ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड से इकोनॉमिक कंडीशन सही हो जाएगी। इसके साथ ही क्या थी, यहाँ पर क्या मिलता था इनको, लोहा प्राप्त होता। लोहे के साथ साथ और क्या प्राप्त होता है कि जो लोहे खनिज थे, प्राकृतिक संपदा थी, प्राकृतिक खनिज वो प्राप्त होते थे। लोहे के साथ साथ क्या कि इस क्षेत्र में कोयले भी अवेलेबल थे, लेकिन लोहे की मात्रा अधिक थी,
तो लोहे का उपयोग करने से क्या है कि इनका हथियार बनाने में आसानी हो गई। और लोहे के साथ साथ जंगल थे काफी मात्रा में, अभी जैसे बात की जंगलों से क्या मिलते थे, इनको हाथी मिलते थे, और हाथियों को क्या करते थे, युद्ध में यूज करते थे। तो आर्थिक साधन लोहे ने क्या किया, इसकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। अचानक उसमें क्या कर दिया, उसमें बाउंस बैक करा दिया, उसमें बहुत ज्यादा और भी ज्यादा बूम आ गया, यानी कि और भी ज्यादा बढ़ावा आ गया, उसमें वृद्धि हो गई, बूम आ गया। इससे क्या है कि इसकी जो आर्थिक स्थिति वो अन्य जनपदों से काफी यात्रा में और ज्यादा इसकी जो एक तरीके से कहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आर्थिक स्थिति इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत थी उस टाइम की बात की जाए, अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी सबसे अधिक थी। तो आर्थिक साधन बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं था। इसके बाद तीसरा कारण देखो, तीसरा कारण है मगध का सैन्य संगठन। मगध का सैन्य संगठन, और चौथा है मगध के शासकों का योगदान। मगध के शासकों का योगदान। मगध के सैन्य संगठन देखो कि मगध के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था कि सेना को काफी ज्यादा मजबूत किया था। जैसे कि हम आगे जब पढ़ेंगे तो एक राजा आएगा अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने क्या किया था कि सैन्य अपने युद्ध को जीतने के लिए उसने क्या किया था कि दूसरों के जो सैन्य संगठन है या फिर दूसरों की जो सेना है उसको किस प्रकार से तोड़ा जाए, तो उसके लिए वो काफी ज्यादा प्रयत्न करता था। इसके अलावा सैन्य संगठन की बात की जाए तो उसने क्या किया कि सेना के लिए दो ऐसे हथियार इजाद किए जिससे क्या है कि वो क्या कर सके, युद्ध को जीत सके। उसने दो हथियार इजाद किए, मां शिला कंटक और रथ मूषण, जो कि क्या थे कि बड़ी बड़ी शिलाओं को क्या करते फेंकते थे, इससे कि आसानी से युद्ध जीता जा सकता था। तो सैन्य संगठन मजबूत था। लोहा जो मिल रहा है उसके हथियार बन रहे, हथियार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनको, तो इसका सैन्य संगठन सबसे मजबूत था। मगध के शासकों का योगदान देखो, हमें पढ़ना है मगध के शासकों का योगदान। देखो मगध में जो वंशों ने राज किया था, तो सबसे प्राचीन वंश था वो वंश था वृद्धत वंश। सबसे प्राचीन वंश था वृद्धत वंश, लेकिन इसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। कहा जाता है जो महाभारत में जरासंध आते हैं वो जरासंध के वो थे ये वंश, जरासंध इसी वंश का था। हमें जो पढ़ना है वो है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, चौथा है नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीन वंश इसमें हमको इसमें पढ़ना है। अब देखो हर्यक वंश में जो है वो इसका संस्थापक आएगा बिंबिसार और उसका बेटा अजात शत्रु। इनके दोनों के बारे में पढ़ना है स्पेशल, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते देखो। पहला है, याद रखेंगे सबसे प्राचीन वंश था जिसने मगध पर राज किया था वो था वृद्धत वंश, केवल फैक्ट के तौर पर याद रखना। पहला है हर्यक वंश, अगर एग्जाम में पूछेगा नहीं वो पूछेगा हर्यक वंश से, अपन को हर्यक वंश याद रखना है। केवल वो एक लाइन याद रखना, वृद्धत वंश से स्टार्टिंग होती है। कौन सा? हर्यक वंश। देखो हर्यक वंश का जो संस्थापक था, जैसे कालक्रम देखो इसका, जैसे कालक्रम है 544 से लेकर 412 ईस्वी तक, सॉरी ईसा पूर्व तक इसका टाइम था। इस वंश का संस्थापक था वो था बिंबिसार।
कौन था? बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक यही था। 16 महाजनपद तो सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध था। मगध में हरिवंश है, हरिवंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार था। प्रथम शक्तिशाली संस्थापक यही था, वास्तविक संस्थापक यही था, हरिवंश। संस्थापक में वास्तविक संस्थापक संस्थापक शायद और कोई था, वास्तविक संस्थापक। और ये क्या था? प्रथम शक्तिशाली शासक था इस वंश का। प्रथम शक्तिशाली शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक था ये। इसने क्या किया? बिंबिसार ने अंग जो जनपद था, महाजनपद, अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। अंग को जीतकर मगध में मिला लिया, मगध में शामिल कर लिया। और यहाँ का शासक यानी अंग का शासक अपने पुत्र अजात शत्रु को बना दिया। अजात शत्रु को अपना इसका क्या बना दिया? शासक बना दिया। और याद रखना, मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? ग्रीवृज थी। ग्रीवृज जी कहाँ थी? राजगृह। कहाँ थी? राजगृह। राजगृह भी कहते हैं, राजगृह थी। एक प्रसिद्ध वैद्य थे जीवक। जीवक बिंबिसार के राजवेद थे। प्रसिद्ध थे जीवक। बिंबिसार ने 2 शादियां की थी। बिंबिसार की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी देखो, प्रथम पत्नी थी कौशल नरेश। प्रथम पत्नी थी कौशल देवी। कौशल देवी, कौशल देवी कौशल राज प्रसेनजित की क्या थी? बहन थी। ये कौन थी? कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी। कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी। और दूसरी पत्नी थी लिच्छवी। लिच्छवी लिच्छवी गणराज्य की चेटक की पुत्री चेरना। ये गणराज्य की राजकुमारी चेरना। तो ये थी 2 पत्नियां थी। ठीक है, ये था बिंबिसार, काफी शक्तिशाली था, याद रखना। अब क्या होता है कि जिसका पुत्र था, पहला शासक है बिंबिसार, अब इसका जो पुत्र आएगा, पुत्र का नाम है अजात शत्रु। टाइम पीरियड की बात की जाए अजात शत्रु की तो 452 से लेकर 460 तक ईसा पूर्व। इसने क्या किया? अपने पिता
बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त। अपने पिता की हत्या की थी इसने, ये पितृहंता कहलाता है। ये याद रखो। आगे देखो इसने क्या किया, अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण, अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण उसने काशी तथा वज्जी संघ से वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब देखो मगध साम्राज्य में इसको मिला लिया। अब क्या था कि इसका प्रसेनजित के साथ लंबा संघर्ष चला। प्रसेनजित इसके मामा थे, और वज्जी संघ में थे लिच्छवियों के साथ। इनके साथ लिच्छवियों के साथ, वज्जी संघ के साथ इसका लंबा संघर्ष चला। अब देखो प्रसेनजित के साथ संघर्ष का क्या कारण था कि प्रसेनजित की बहन जो थी कौशला, देवी कौशला, उसकी शादी होती किसके साथ, बिंबिसार के साथ। और शादी में दहेज के तौर पर एक जगह थी काशी ग्राम। काशी ग्राम का राजस्व जो था दहेज के तौर पर प्रति वर्ष किसको देना था, मगध को देने का फैसला किया। बहन कौशला का बिंबिसार के साथ विवाह हुआ, और विवाह के तौर पर काशीराम का जो राजस्व था, जो लगान आता था, उसको दहेज के तौर पर प्रति वर्ष मगध को देने का फैसला किया। लेकिन क्या किया कि अजात शत्रु ने उसके पिता यानी कौशल राज प्रसेनजित के बहनोई को क्या कर दिया, हत्या कर दी। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। और हत्या के बाद क्या हुआ, उसकी जो पत्नी थी कौशला, बिंबिसार की पत्नी कौशला यानी प्रसेनजित की बहन, अजातशत्रु की मां, इसकी भी क्या होगी, मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु, हत्या कर दी, इसकी भी क्या बाद में थोड़े दिनों बाद ही मृत्यु हो गई। जब प्रसेनजित को इस बात का पता चला कि अजातशत्रु द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो कौशला देवी थी उसकी भी मृत्यु हो गई है, तो उसने क्या किया, जो काशी ग्राम की जो आय थी, जो राजस्व था, वो मगध को देना बंद कर दिया। और इसी बात को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजित में क्या हो गया, संघर्ष हो गया। और संघर्ष काफी लंबे समय तक चला, और अंत में अजातशत्रु ने अपनी मामा प्रसेनजित को हराकर काशी को अपने अंदर में मिला लिया, यानी मगध में शामिल कर लिया। अब दूसरी जो लड़ाई है वो थी लिच्छवियों के साथ, वज्जी संघ के साथ। अब वज्जी संघ के साथ लड़ाई के कारण क्या था कि देखो, जो बिंबिसार था, बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी थी, क्या नाम था, चेलना, इसकी दो संतानें थी, हल बेहल। क्या नाम था, हल बेहल। ये दो पुत्र थे, चेलना के और बिंबिसार के। तो इनको क्या कर दिया बिंबिसार ने, एक हाथी था, एक प्रसिद्ध हाथी जिसका नाम था सेणग।
हाथी का नाम क्या था? सेनग, प्रसिद्ध हाथी था ये किसको दे दिए? इन दोनों पुत्रों को दे दिए। इसके साथ ही 18 लड़ियों वाला 18 लड़ियों वाला एक हार था, हीरो का हार, लड़ियों वाला हीरो का हार, ये भी क्या कर दिया इसने? इनको दे दिया। और ये दोनों कहां चले गए? अपने नाना चेटक के पास चले गए। चेटक कौन थे? इनके नाना थे, चेलना के पिता चेटक, जो कहां थे? वज्जी संघ के प्रमुख थे, लिच्छवियों के प्रमुख। अब इनको लेने के लिए जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु की पत्नी ने क्या किया? अजात शत्रु को फोर्स किया कि वो ये चीजें ले। अजात शत्रु की पत्नी ने फोर्स किया कि जो बिंबिसार के पास जो प्रसिद्ध चीजें थी, ये हल बेहल को दे दी है। हल बेहल कहाँ चले गए? चेटक के पास चले गए। तुम ऐसा करो कि उनको वापस दो कैसे भी करके। तो अजात शत्रु क्या करेगा? लड़ाई करेगा वज्जी संघ के खिलाफ। और एक और कारण मिलता है कि इस लड़ाई का एक और कारण था, एक था कीमती पत्थरों की प्राप्ति और सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति। इसके साथ ही वज्जियों द्वारा अजात शत्रु के साथ धोखा किए जा। अभी धोखा क्या था इसके बारे में पता नहीं है। सुगंधित पदार्थ यानी कि कुछ इत्र वगैरह, कुछ कीमती सुगंधित पदार्थ होंगे। कीमती पत्थर का मतलब है बहुमूल्यवान पत्थर होंगे, उनकी प्राप्ति करना चाहता था। लेकिन जो इस पर जानकारी मिलती है वो इसके बारे में, दोनों के बारे में। तो इस वजह से क्या किया उसने? इसके साथ लंबा संघर्ष किया वज्जी संघ के साथ। और वज्जी संघ को हराने के लिए इसने क्या किया? अजातशत्रु ने वज्जी संघ को हराने के लिए, लिच्छवियों को हराने के लिए, वज्जी संघ में लिच्छवी गणराज्य रहते थे, लिच्छवी लोग रहते थे। तो अजातशत्रु ने इसके जो एक मंत्री थे, उस मंत्री का नाम है अजातशत्रु ने वज्जियों को हराने के लिए इसके मंत्री वस्त्रकार को भेजा कि इनके वज्जियों को तोड़ने के लिए कुछ उपाय लेके आओ। तो वज्जियों में जो सबसे इंपोर्टेंट थी वो थी एकता, इनकी एकता। तो इनकी एकता को तोड़ने का इसने क्या किया? इनकी एकता को तोड़ने का रास्ता ढूंढा। वस्त्रकार को भेजा कि इनको एकता को तोड़ो, इनको उपाय ढूंढ के आओ। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध उस दिनों क्या थे कि राजगृह में आए हुए थे। तो अजातशत्रु वस्त्रकार को भेजता है कि गौतम बुद्ध के पास आप जाओ और पूछो कि वज्जियों को तोड़ने का, वज्जियों को कैसे हराया जाए। क्योंकि ये युद्ध जो चला था वज्जियों के साथ वो 16 साल तक चला था। और 16 साल की लंबी लड़ाई के दौरान उसने वज्जियों पर या लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी। तो गौतम बुद्ध ने इनडायरेक्टली उनको बताया कि वज्जियों में जो 8 गुण है, 8 या 10 गुण है, उनको तोड़े बिना अगर उनमें एक भी टूट गया तो वज्जी संघ हार जाएगा। तो उनको तोड़े बिना क्या है कि वज्जियों को हराना नामुमकिन है। तो वस्त्रकार ने क्या किया कि जो उनकी एकता थी, यूनिटी थी, उसको तोड़ दिया, उसमें फूट डाल दी। तो उसके बाद क्या किया? इसने उस वज्जियों को हराया अजातशत्रु ने। और वज्जियों को हराने में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा वो इसके द्वारा इजाद 2 हथियार थे। 2 हथियार कौन थे? एक था रथमूसल और दूसरा था महाशिला पंथा।
रथमूषण था कि एक ऐसा रथ था जिसमें क्या था कि वो उसमें कुछ तलवारें लगी हुई थी, आगे रथ के आगे तलवारें लगी हुई थी जो कि लोगों को, सेना को शत्रु सेना को काट देती थी। और महाशिला कंडक था जिससे कि बड़े बड़े पत्थरों को हवा में उछालकर शत्रु सेना पर वार किया जाता था। तो दो हथियार उसने उस समय इजाद किए थे, इनके मदद से क्या किया, वो भज्जियों को जीत सका। ये युद्ध चला था 16 साल। ठीक है, तो ये था इसकी अजातशत्रु के बारे में। और देखो अब देखो इसके अजातशत्रु के शासनकाल के, अजातशत्रु के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया, यानी कि महानिर्वाण हो गया, उनका मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के टाइम पर 484 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। हुआ था राजगृह में। राजगृह में एक जगह है सप्तपर्णी गुहा, उसमें हुआ था, राजगृह में। और इसमें 2 बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई थी। 2 बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, यानी गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, जो शिक्षाएं थी, उनका ग्रंथ हुई, वो उनकी रचना हुई। वो थी सुत्त पिटक पहला, और दूसरा विनय पिटक। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं। क्या है इसमें? शिक्षाएं, इसमें नियम है, संघ के नियम। गौतम बुद्ध ने संघ के नियम दिए, वो विनय पिटक में। इसके बाद 460 में इसका एक पुत्र है, अजातशत्रु का पुत्र का नाम है उदयन। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, यानी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, और अजातशत्रु की उसके पुत्र द्वारा, यानी कि इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी। पितृहंता प्लस पितृहंता, ये भी पितृहंता था तो ये भी पितृहंता है। तो वो सिस्टम यहां दोहराया जा रहा है। उदयन की जो बात की जाए, उदयन का शासन काल था। अब नया शासक आएगा उदयन ने किया 460 से लेकर 446 तक। इसके शासन की सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है वो ये है कि इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को क्या बनाया इसने? राजधानी बनाया। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक। इस वंश का, यानी हर्यक वंश का, कौन सा वंश चल रहा है? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक। नागदशक की क्या है कि हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? इसके जो अमात्य है, अमात्य का मतलब है प्रमुख अधिकारी, अमात्य शिशुनाग द्वारा। शिशुनाग द्वारा हत्या।
नया वंश आएगा फिर शिशुनाग वंश। देखो नया वंश आएगा शिशुनाग वंश। दूसरे नंबर पर आएगा शिशुनाग वंश। चार सौ बारह से लेकर 344 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड। इसने क्या किया था, नाग दशक को हटाकर शिशुनाग वंश पहला राजा वो खुद क्या है, शिशुनाग है। शिशुनाग के नाम पर ही राजा का नाम है शिशुनाग, ये याद रखना। शिशुनाग पहला राजा कौन है, शिशुनाग। तो शिशुनाग ने ही किसको हटाया था, नाग दशक को हटाया था। कौन ने, शिशुनाग ने नाग दशक को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, याद रखना। और इस वंश में एक और शासक शिशुनाग, पहला शासक शिशुनाग। इस वंश में एक और शासक हुआ था, कालाशोक। कालाशोक कालाशोक शासक हुआ था। ये शासक कालाशोक शासक के समय बौद्ध धर्म की वित्तीय संगति का आयोजन वैशाली में किया गया। यानी कुछ समय क्या था कि राजधानी पाटलिपुत्र से कहा गई थी, इसके टाइम पे, शिशुनाग के टाइम पर वहां आ गई थी, कहां पे, वैशाली आ गई थी। तो वैशाली में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और कालाशोक वापिस से नई राजधानी बना देगा, किसको, पाटलिपुत्र को, ये याद रखना है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था महानंदी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदी वर्धन या महानंदी। इस वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद जो नया वंश आएगा वो आएगा, अगला वंश नंद वंश। इसका संस्थापक था महापद्मनंद। महापद्मनंद ये इस वंश का संस्थापक था और महान राजा भी ये था। और इस वंश में जो संस्थापक महापद्मनंद था, और इस वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था धनानंद। धनानंद इस वंश का राजा था। राजा हुआ जिसके समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। और 321 ईसा